हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 10th क्लास है हमारी। और 10th क्लास में हम लोग जो है एक ज्योग्राफी आपका देख रहे हैं और राष्ट्रीय आय की जीवन रेखा पर हम लोगों ने आपकी बात करी। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का आपका रह गया हो, देख लीजिए एक बार। आगे बढ़े ज्योग्राफी के चैप्टर में, तो हमने बाप का परिवहन संबंधी चीजों को भी देखा था कि कैसे परिवहन संबंधी चीजें हैं, कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी उनकी उपयोगिता है, कैसे कैसे उनको प्रयोग किया जा रहा है। इन सारी चीजों को हम लोग आपका एक एक करके गौर करके देख चुके थे और हम इन पर बात भी कर रहे थे। ठीक है, देख लिया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े। रेल मार्ग इत्यादि को हम देख चुके हैं, पाइपलाइन को वगैरह को देख चुके हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सी पाइपलाइन है, किस तरीके से है, ये सारी चीजों को कांडला गुजरात वगैरह जो बंदरगाह है, इनको हम लोग देख लिए। अब नंबर है आपका, क्या मुझे बताइए, समुद्री पतन और समुद्री जहाजों को हमको देखना है। थोड़ा सा क्या देखना है, समुद्री पतन और जो आपके समुद्री जहाज हैं उन क्षेत्रों को देखना। आप बताइए, अगर मैं देखूं कि कौन कौन से पोर्ट ऐसे हैं जो व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्व रखते हैं, बताइए कौन कौन से ऐसे हैं जो व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्व रखते हैं, एक जिनकी एक अपनी अच्छी क्या है, इम्पोर्टेंस। ऐसे अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस में, तो सबसे पहले आप देखिए, ऐसा ही नाम आएगा एक आपका मंगलोर पोर्ट का। किसका आएगा? मंगलोर। ऐसा ही नाम आएगा विशाखापट्टनम, ऐसा ही नाम आएगा पारादीप, ऐसा ही नाम आएगा आपका हल्दिया। ठीक है, ऐसा ही नाम आएगा बॉम्बे में जवाहर और छत्रपति शिवाजी का, ऐसे ही नाम आएगा कोचीन का। ठीक, ऐसे ही नाम आएगा एन्नोर का। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे बंदरगाह हैं और ऐसे ही कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। बहुत सारे ऐसे पोर्ट हैं जिनका आपका हमारे देश में के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, जहां उनको उतारने के लिए बहुत सारे सामान वहां आते हैं। इंटरनेशनल जो आपके जहाज हैं वो आते हैं वहां पर अपना फ्यूल चेंज करने के लिए, कुछ चीज़ों का रिप्लेसमेंट करने के लिए, कार्गो शिप वगैरह यहाँ चलते हैं। एक बहुत बड़ी डिमांड इंडस्ट्री है इसको। क्लियर है? और ये हमको सारी यहाँ पर दिखाई देगी, एक बार देखिए। चलिए, यहाँ तक पढ़ लिया आपने, आगे देख लिया। अच्छा, आप देखते होंगे राष्ट्रीय राजमार्ग पर जब आप चलते हैं तो आजकल तो बड़े बड़े हाईवेज आपके डेवलप हो चुके हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल जो पोर्ट्स हैं वो आपके डेवलप हो चुके हैं। और हाईवे पर एक प्रॉब्लम है कि इतने लंबे एक्सप्रेस वे हैं, उनके बीच में कोई सुविधा ही नहीं है। क्लियर है? तो बड़ी दिक्कत होती है। क्लियर? ये सारी चीजें हैं जिनको हम ध्यान भी रख रहे हैं और ध्यान भी देख रहे हैं, जिनको वो आपका समन्वित कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि पर्यटन क्या है, भारत का उभरता हुआ एक बहुत बड़ा कैसा है आपका सेक्टर है। पहले हमारे यहाँ पर्यटन कम था, लेकिन अब जो 2011-12 के दशक के बाद ऐसा बढ़ा है कि लोगों में, जो भारत के ही लोग हैं जो अपने स्वदेशी हैं, अंतरराज्यीय जो पर्यटन है वो काफी बड़ा है। और अंतर्राज्यीय पर्यटन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की ओर भी हमारा जो बढ़ावा है वो बहुत अच्छा है। यानी कि हम लगातार अन्य सेक्टरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो पर्यटन का एक अच्छा सूचक के रूप में भी हम उनको देख सकते हैं या बात कर सकते हैं कि भैया पर्यटन के बढ़ते हुए कुछ आपके नए सेक्टर हैं जो ऐसे उभर कर हमारे सामने आ रहे हैं और जो हमको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? ये आपको देखना चाहिए और आपको इन पर विचार भी करना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो उभर कर हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। हाँ देखिए, अब आप देखिए बहुत जगह ऐसे हैं जहां पर इस चीज के बड़े, बहुत बड़े सेक्टर के रूप में आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। क्लियर है? और आप इनको, क्लियर है, याद रहेगा यहाँ तक, ध्यान रखेंगे आप।
चलिए, तो सबसे पहले आप एक जगह देखिए, और बड़ी इंपॉर्टेंट है ये जगह, क्यों ना हो। बुलंद होती जा रही मेडिकल टूरिज्म की सेहत। भारत में अगर कुछ बढ़ रहा है तो मेडिकल टूरिज्म बहुत तेजी में बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेडिकल टूरिज्म के अंतर्गत क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अफ्रीका का है, उसके यहाँ या तो आपका सुविधा नहीं है, मान लीजिए उसको हार्ट चेंज कराना है, बाईपास सर्जरी करानी, कुछ भी है सर्जरी करानी है, तो वो अगर अफ्रीका में कराएगा तो उसकी कॉस्ट मे भी 40 से 45 लाख रुपए वो आपका बेयर करे, ठीक, और वो उतनी अच्छी ना भी हो। यूएस जाएगा तो 1 करोड़ रुपए के आसपास। तो वो भारत को चुनते हैं। भारत में दिल्ली और चेन्नई इसका बेस्ट एग्जाम्पल है उभरते हुए। तो वो क्या करते हैं, दिल्ली या आपके चेन्नई वगैरह या भारत में कहीं भी आते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ अपना ऑपरेशन कराते हैं, और वो ऑपरेशन अगर आप देखो 2 से 2.5 लाख 3 लाख में उनका सब कुछ हो जाता है। और वो भारत में 2-3 महीने 6 महीने रहने के बाद भी उनका एक्सपेंशन 10 लाख रुपए नहीं जाता, तो वो भारत में रुक जाते हैं और अपना सारा इलाज भारत में करवाते हैं। इसलिए उभरता हुआ मेडिकल टूरिज्म भारत है। और ऐसी खास करके वो कंट्रियां जो आपकी डेवलप नहीं है या जो आपकी डेवलपिंग भी है, वो भी वैसे मिडिल क्लास फैमिली जो वहाँ का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भारत आकर अपना इलाज करा रहे हैं। और आप जानते हैं कि भारत में डॉक्टर और इंजीनियर तो भारत के ही फेमस है। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए, डॉक्टर इंजीनियर की अगर बात होगी तो भारत उनमें अव्वल नंबर पर खड़ा हो। क्लियर है, हमारे यहाँ ये सारी चीजें, ये सब चीजें सुविधा उपलब्ध है। क्लियर है, बस उनको तराशा जाए, बस उनको देखा जाए कि किस प्रकार की ये सारी चीजें हैं, जिस तरीके से आपका मेडिकल जो आपका टूरिज्म है वो आपका डेवलप हो रहा है। ठीक है, देख लिया इतना आपने, ठीक। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको समझा रहा था और बता रहा था। अच्छा, आप देखते हैं कि आजकल नॉर्थ ईस्ट में जो उत्तर पूर्व राज्य हैं उनकी तरफ आपका टूरिज्म बढ़ा है। जैसे आप देखिए, नागालैंड लोग जा रहे हैं, लोग सिक्किम जा रहे हैं, और पहले लोग केवल दार्जिलिंग जाया करते थे, अब लोग सिक्किम जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, नागालैंड जा रहे हैं, त्रिपुरा जा रहे हैं, मिजोरम जा रहे हैं। वहाँ के जंगल को, वहाँ को रीति को, वहाँ के रिवाज को, वहाँ के कल्चरल फेस्टिवल को, वहाँ के फूड को लोग पसंद करते हैं। वहाँ के लोगों के बने व आपके पारंपरिक जो आपके ट्रेडिशनल हैंडलूम की जो आपकी चीजें हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और उसके लिए बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो लोग अब आपका नॉर्थ ईस्ट को चुनते हैं, क्योंकि वो एक तो सुंदर बहुत है, सुंदर के साथ साथ वहाँ साफ सफाई और बहुत कुछ अनोखापन वहाँ लोगों को देखने के लिए मिलता है। और लोग वहाँ जाते हैं और लोग उनका चुनाव भी करते हैं, उनको देखते हैं। तो ये सारी चीजों के ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से लोग वहाँ क्या है, वहाँ अपने आप को जाना चुन रहे हैं। यही सब चीजें हैं जिनको आप पिछले बहुत लंबे समय से लेक्चर में देख रहे थे। ठीक है, ये सारी चीज। अच्छा, मैं आपसे अगर एक चीज और पूछूं, क्या पर्यटन की ब्रांडिंग करनी जरूरी है? क्या पर्यटन को प्रमोशन करने की जरूरत है? तो हाँ, बिल्कुल, पर्यटन को हम उसको इस तरह से बढ़ावा देना चाहिए ताकि भविष्य की सारी चीजें बहुत अच्छे से कर सके। क्लियर है, कैसे कर सकें? जैसे हम लोग उसको डेवलप कैसे करेंगे भविष्य में, ये सारी चीजों को देखें। और दूसरी जो है कि उसके लिए क्या नीति बनाएं और कैसा कैसा टूरिज्म हमारे पास है, हम उसको क्लासिफाई करें। कल्चरल टूरिज्म आता है, हेरिटेज के लिए टूरिज्म आ रहा है, हिस्टोरिकल के लिए टूरिज्म आ रहा है, या मेडिकल टूरिज्म आ रहा है, या लोग खाली योगा के लिए वो आपके टूरिज्म करने के लिए आ रहे हैं। अगर एक बार हम लोग थोड़ा सा अच्छे से क्लासिफाई कर लें, और हम जो जो सिटी जिसके लिए हैं, जो शहर जो राज्य, अगर हम उनको डेवलप करें उसी हब के रूप में, और उनकी फैसिलिटी अच्छी हो, चीज रेट बहुत अच्छे से मिले, तो वहाँ के लोकल लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए, और साथ ही साथ हमको सुरक्षा जैसी नीतियां, और हाँ उनको साफ सफाई अगर रखी जाए, तो लोग देखिए भारत में टूरिज्म क्यों नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं होंगी वो सारी चीजें जिस तरह से हम वो आपका डेवलप करने की जो हम लोग सोचते हैं कि हमारा टूरिज्म इस प्रकार से विकसित होना चाहिए, वो उस प्रकार से ही विकसित होगा, हमको दिखेगा। क्लियर है, ध्यान रहेगा था, एक बार देख लीजिए फिर आगे चलिए आगे बढ़ जाए।
आगे देखते हैं क्या स्थिति है और कैसे डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें प्रयास की जा रही है कि सारा टूरिज्म अच्छा हो। तो किस तरीके से हम लोग आप क्लासिफाई कर रहे हैं टूरिज्म को लेकर। और भारत में सबसे अच्छी बात है हेरिटेज कल्चरल और जो हमारे जो धार्मिक जो आपका रिलीजियस भी काफी बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसमें लोग आते हैं आपका। और ऐसा नहीं केवल हमारे देश या अंतर्राज्य से लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग भारत में आते हैं। क्लियर है। उन सारी चीजों की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं और डेवलपमेंट की जो इक्विपमेंट है ये सारे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। तो आपको डेवलपमेंट की कुछ थ्योरी समझ आई कि आखिर में किस प्रकार विकसित हो रही हैं और उनके विकसित होने की वजह क्या रही हैं, क्यों ऐसा डेवलपमेंट आपका बढ़ता जा रहा है, क्यों सारी ग्रोथ्स हो रही हैं, इनका नेटिव रीजन क्या रहा है। ये आप देखोगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। क्लियर है। आगे बढ़े। तो पर्यटन की दूरियां ये सारी चीजें हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है। और आज की तारीख में जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, इस डिजिटलाइजेशन से बहुत कुछ बदलाव हमारे जीवन में आया है। इंफॉर्मेशन का जो एक बहुत बड़ा भंडार हमारे सामने रखा हुआ है उसी भंडार में से हमको चुनना है और ये सुनिश्चित करना है कि आखिर में भंडारण की प्रक्रिया में हमको क्या अपने पास रखना है, क्या हमको एडिशनल रूप में उसको अलग करना है, ताकि हम उसको फिल्टर या क्लासिक रूप से कर सकें और उनको देख सकें। ये सारी चीजें ही हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। उनको देखना, उनको बात करना, एक एक रूप से गौर करना कि आखिर में क्या हो रहा है, कैसे कैसे घट बढ़ रहा है। इन सारी चीजों को अगर हम देखते चलेंगे समय पर्यंत तो यकीन मानिए चीजें बड़ी सरल और अच्छी हो जाएंगी, जिनको हमको विचार करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक। पहले तो हमारे पास क्या था कि मान लीजिए किसी जगह जाना है, वहां की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या था, पहले किताब बुक या किसी का रेफरेंस से जाते थे। आज की तारीख में हमारे पास ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस है। उसकी आपके जीपीएस पैटर्न प्रणाली से हम किसी जगह का नाम भरकर उस जगह पर आसानी से पहुंच सकते हैं और वहां के पास पड़ोस की चीजों को हम बहुत आसानी से सुनिश्चित कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या उपलब्ध है और क्या उपलब्ध नहीं है। तो ये सारी ऐसी चीजें याद रहेगा इतना। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का। ये देख लिया हमने पॉट्स वगैरह को कैसे डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज और था। अभी हमने एक योजना आई थी, उड़े उड़ान योजना, जिसका उद्देश्य क्या था, उड़े देश का आम नागरिक। उसमें क्या कोशिश की गई थी कि भैया जो अपर रिच फैमिली है वो तो कहीं भी बड़े आराम से कन्वे करती है, हेलीकॉप्टर प्लेन चार्टर प्लेन वगैरह पकड़ पहुंचकर एक स्थान से दूसरे स्थान उसके लिए पहुंचना बड़ा आसान और सुनिश्चित हो जाता है। क्लियर है। जबकि वहीं एक आम आदमी को अगर एक जगह से दूसरे स्थान जाना हो किसी ऐसी इमरजेंसी और आपदा में, तो उसके जाने के लिए हमारे पास उतने पर्याप्त साधन या पैसे नहीं हैं जिसके लिए हम कर सके। तो सरकार ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, मिडिल क्लास के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे। सब्सिडी का मतलब होता है छूट। मान लीजिए 100 रुपए का टिकट था, तो सरकार कह रही है कि हम उसको 70 रुपए का या 60 रुपए कर देंगे, 40 रुपए गवर्नमेंट उसको वेयर करेगी, आप जाइए। क्लियर है। आप उड़िए जहां को आपको जाना, अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए, इमरजेंसी के लिए, आप उसका उपयोग करिए। और यही दिशा में आपको देखते हुए थोड़ा ये प्रयास भी किया गया और काम भी किया गया। ठीक। जिसके अनुसार ये सारी चीजें चली। ठीक है नहीं। क्लियर है। और इस तरीके से इन सबको बढ़ावा दिया गया, बढ़ते चले गए और इसी अनुसार हमने एक एक करके सारी चीजों को देख लिया। हो गया। ठीक। इतना आपने पढ़ लिया, इतना आपने देख लिया। ठीक है। और ये सुनिश्चित किया कि कैसे कुछ है आपका टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को डेवलप करने के लिए क्या क्या वो पैटर्न है, क्या क्या वो चीजें हैं जिनके माध्यम से ये सब कुछ आपका डेवलप होता जा रहा है और क्या कारण है, रीजंस क्या बने हैं, उनको भी हम लोग अच्छे से क्लासिफाई कर पाए हैं कि भैया इस वजह से ये सारी चीजें हैं, ऐसे ये हो रहा है। तो इनको हम सुनिश्चित कर रहे हैं और ये क्यों ना करें, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट की और जो है हमारे आगे बढ़ने की जो श्रेणी है
वो यही सब माध्यमों से होते हुए आगे गुजरेंगे। क्लियर है? आपने देखा कि हंस ऐसे ही जो है एक पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड क्या करती है, ये सारी उड़ान का जुम्मा लेती है। अच्छा, बहुत बड़े बड़े आपने कार्गो शिप भी देखे होंगे। ये बड़े बड़े कार्गो शिप विदेशों से लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, क्रूड ऑयल और ना जाने कितनी सारी चीजों को लेकर ये भारत आते हैं। और आज भी ट्रेन मतलब रेलगाड़ी और जहाज से जो सामान आता है वो बहुत ही सस्ता और किफायती है। तो चलिए, इस तरीके से हमने बहुत सारे चीजों को देखने का और जानने का प्रयास किया कि आखिरकार हमारे डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, या कौन कौन से फैक्टर को हमको डेवलप करके ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ को आपका डेवलप कर सके और चीज़ों को बहुत अच्छे से बढ़ा सकें और ये सुनिश्चित कर सके कि हमारा विकास किन चीज़ों के आयाम में बढ़कर रोजगार परक और आपका एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाए। क्लियर है? उन सारे सेक्टरों को देखने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार घर पर जाकर अपने चैप्टर को पढ़िए और रिवीजन करिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी बनती है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।